नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा पहला प्रश्न है जिसमें हमें एक संख्याओं का सेट दिया हुआ है। इस सेट में दी हुई संख्याएं एक निश्चित लॉजिक को फॉलो करती हैं। उसी लॉजिक को ढूंढकर हमको ऑप्शन में से हमारा उत्तर ज्ञात करना है। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें हमें क्या दिया हुआ है? 7, 13 और 20। अब अगर हम इस तीनों संख्याओं को गौर से देखें तो हम पाते हैं कि यहाँ पे 7 में अगर हम 6 जोड़ दें तो हमको 13 मिलता है। 7 में अगर 6 जोड़ते हैं तो 13 मिलता है। और उस 13 में अगर हम 7 जोड़ दें तो हमको 20 मिलता है। मतलब एक संख्या से दूसरी संख्या पाने के लिए हमने क्या किया? +6 किया। और दूसरी संख्या से तीसरी संख्या पाने के लिए +7 किया। तो देखते हैं ऑप्शंस में से हमारे पास यही लॉजिक को फॉलो करने वाली कौन सी संख्या है। तो अगर पहले ऑप्शन में जाएं तो यहाँ पे 10 से लेके 18 है, मतलब +8 क्या है, +6 नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 तो हमारा सही उत्तर नहीं होगा। दूसरे वाले में अगर हम देखें तो हमें क्या दिया हुआ है? 9 से लेके 15 मतलब +6 यहाँ पे हो रहा है। और 15 से लेके 23 मतलब ये तो +8 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा सही उत्तर नहीं होगा। फिर ऑप्शन नंबर 3 में आते हैं तो 12 से लेके 19 तक जाते हैं तो +7 है, +6 नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा सही उत्तर होना चाहिए। 4 से लेके 10 जाते हैं तो +6 आता है। और 10 से लेके अगर 17 जाते हैं तो +7 आता है। तो इस लॉजिक को फॉलो करने वाला कौन सा सेट है? ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमें नंबर सीरीज से संबंधित एक प्रश्न दिया गया है जिसमें हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। इस सीरीज को देखने पे हम पाते हैं कि 8 के बाद सीधे 32 आया है, 4 के बाद 8 आया, मतलब संख्याएं एकदम से काफ़ी बड़ी हुई हैं। अंतर काफ़ी कम का नहीं है। तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन या स्क्वायर या क्यूब से हमारा आंसर मिलने की संभावना ज़्यादा है। अब इन नंबर्स को अगर हम ध्यान से देखें तो फिर ये पाते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है हमें 1, उसके बाद दिया हुआ है 1, 2, 2, 4, 8, 32 और फिर है क्वेश्चन मार्क। तो अगर 1 से लेके 2 तक हमको जाना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का अगर हम गुणा कर दें आपस में, 1 और 2 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलता है? 1 गुणित 2 करने पे 2 मिलता है। अब अगर 2 और 2 का गुणा कर दें आपस में तो हमको क्या मिलता है? 4 मिलता है। फिर 4 और 2 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलता है? 4 और 2 का गुणा करने पे 8 मिलता है। इसी प्रकार 4 और 8 का गुणा करने पे क्या मिलता है? 32 मिलता है। 4 और 8 का गुणा करने पे 32 मिलता है। मतलब पिछली दो संख्याओं का गुणा करने पे हमें अगली संख्या प्राप्त हो रही है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा? 32 गुणित 8 आ जाएगा। अगर 8 में 32 का गुणा करें तो हमको क्या मिलता है? 8 दूनी 16, हासिल का आया 1, 8 तिया 24 और 1 25, 256। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आ जाएगी? 256। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमें अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स वाली एक सीरीज दी हुई है। उस सीरीज में हमें कुछ लेटर्स के समूह दिए हुए हैं और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाला वही लेटर का समूह हमको ज्ञात करना है। तो अगर हम इसको हम देखें तो हमें क्या दिया हुआ है? GON, उसके बाद दिया हुआ है JRQ और उसके बाद दिया हुआ है MUT। तो जी की प्लेस वैल्यू क्या होती है? अंग्रेजी की वर्णमाला में हम जानते हैं कि प्रत्येक लेटर की एक प्लेस वैल्यू होती है। जैसे ए की 1 होती है, बी की 2 होती है, सी की 3 होती है और इसी प्रकार एक्स की 24, वाई की 25 और जेड की 26 होती है। 26 लेटर्स होते हैं अंग्रेजी की वर्णमाला में। तो जी की प्लेस वैल्यू क्या होती है? जी की प्लेस वैल्यू हम जानते हैं 7 होती है। ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है। ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है और एम की प्लेस वैल्यू होती है 14। तो अब अगर इससे हम इस लेटर पे आते हैं तो फिर हम पाते हैं कि जैसे कि Q की प्लेस वैल्यू होती है 17, J की प्लेस वैल्यू होती है 10 और R की प्लेस वैल्यू होती है 18। इसी प्रकार M की प्लेस वैल्यू होती है 13, U की प्लेस वैल्यू होती है 21 और T की प्लेस वैल्यू होती है 20। मतलब यहाँ पे अगर हम 7 से लेके 10 देखें और 10 से लेके 13 देखें तो +3 हो रहा है। 3 स्थान लेटर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे भी 15 से लेके 18
और 18 से लेके 21 यहाँ पे भी 3-3 लेटर स्थान लेटर आगे बढ़ रहे हैं। 14 से लेके 17 प्लस 3 और 17 से लेके 20 प्लस 3। तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है 13, तो 13 की जगह 13 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो कौन सा अंक प्राप्त होता है 16। 21 में अगर 3 जोड़ें तो 24 मिलता है और 20 में अगर 3 जोड़ें तो 23 मिलता है। तो अब इनके स्थान पे आने वाली संख्याएं हमको, इनके स्थान पे आने वाले लेटर्स हमको ज्ञात करने। तो क्या दिया हुआ है 16, 24 और 23। 16 के स्थान पे कौन सा लेटर आता है P आता है, 24 के स्थान पे कौन सा लेटर आता है X आता है और 23 के स्थान पे कौन सा लेटर आता है W आता है। तो PXW इस श्रृंखला का अगला संख्या समूह लेटर का समूह होगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न है जिसमें हमें 3 शब्द दिए हुए हैं, टेबल, ट्रांजिस्टर और फर्नीचर। इनके आपस के संबंध को हमको दर्शाना है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो टेबल और फर्नीचर एक दूसरे से संबंधित है। ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, तो ये इनसे संबंधित नहीं है। अगर हम फर्नीचर का एक बड़ा गोला बनाएं, बड़ा सर्कल बनाएं, ये फर्नीचर है। अलग अलग टेबल, कुर्सी, मेज़, बेंच, ये सब फर्नीचर के प्रकार होते हैं, जिसमें टेबल फर्नीचर का एक टाइप है। लेकिन जो ट्रांजिस्टर है वो इनसे किसी भी संबंध, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है ट्रांजिस्टर। तो इस प्रकार का हमारा वेन डायग्राम बनेगा। तो देखते हैं कौन सा वाला ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में ये भी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न है। हमसे कहा गया है उस क्षेत्र को ज्ञात करें जो लड़कियों को दर्शाता है जो कि कार्यरत हैं पर अविवाहित हैं। 3 प्रकार के सर्कल दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है उन व्यक्तियों की संख्या दर्शाता है जो एम्प्लॉयड है मतलब कार्यरत हैं। दूसरा दर्शाता है लड़कियों की, गर्ल्स की, और तीसरा है मैरिड मतलब विवाहित व्यक्तियों की संख्या दर्शाता है। तो अब हमसे क्या कहा गया है कि उस क्षेत्र को ज्ञात करना है जो लड़कियों को दर्शाता है जो कि कार्यरत हैं पर अविवाहित हैं। तो लड़कियां हैं लेकिन अविवाहित है। अविवाहित है मतलब इस गोले में तो आ नहीं सकती, इस सर्कल में तो आ नहीं सकती, इस सर्कल के बाहर वाली चीज़ें हो जाएंगी। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए वो वाला क्षेत्र जहाँ पे लड़कियां और एम्प्लॉयड हों। तो लड़कियां कौन से वाले गोले में आ रही हैं, इस वाले सर्कल में आ रही हैं, और एम्प्लॉयड किस में आ रही है, एम्प्लॉयड इसमें आ रही है। लेकिन हमको मैरिड के बाहर वाला, जो मैरिड नहीं है वही अनमैरिड होगा, मैरिड के बाहर वाला क्षेत्र चाहिए। वो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, ये 2 का। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रिलेशनशिप से संबंधित ये प्रश्न है जिसमें हमसे कहा गया है गोलू भोला का पुत्र है, शीतल गोलू की बेटी है, चित्रा दिलीप की बेटी है, दिलीप भोला का भाई है, चित्रा शीतल से किस प्रकार संबंधित है ये हमको ज्ञात करना है। हमसे सबसे पहले सेंटेंस में हमसे कहा गया है गोलू भोला का पुत्र है। अगर यहाँ पे हम बना देते हैं ये बॉक्स गोलू के लिए, पुत्र है तो ये मेल जेंडर हो जाएगा तो प्लस साइन आएगा। ये किसका पुत्र है, भोला का, भोला भी मेल जेंडर है, ये भोला, तो यहाँ पे भी प्लस साइन आ जाएगा। आगे कहा गया है शीतल गोलू की बेटी है। अब यहाँ पे गोलू की जो बेटी आएगी वो नीचे आएगी, तो यहाँ पे कौन है, शीतल है, शीतल बेटी है इसलिए ये माइनस का साइन, फीमेल जेंडर है तो माइनस का साइन आएगा। आगे कहा गया है चित्रा दिलीप की बेटी है, तो मान लेते हैं अगर चित्रा यहाँ पे है और चित्रा के पिता कौन है, वो है दिलीप, तो हम यहाँ पे उनका एक बॉक्स बना देते हैं। ये कौन है, दिलीप है। अब हमसे क्या कहा गया है, दिलीप भोला का भाई है, भोला और दिलीप आपस में भाई हैं, ये ब्रदर्स हैं। अब आगे क्या पूछा गया है, चित्रा शीतल से किस प्रकार संबंधित है, तो चित्रा और शीतल का क्या संबंध है ये ज्ञात करना है। तो अगर हम चित्रा के पिता गोलू है और गोलू के पिता भोला है, और भोला और दिलीप दोनों भाई हैं और भोला की बेटी चित्रा है, तो ये एक जनरेशन आगे चले गए, मतलब गोलू और भोला एक दूसरे के कजिन है, ब्रदर सिस्टर है। तो शीतल गोलू की क्या लगेगी, शीतल गोलू की, चित्रा गोलू की आंटी लगेगी, आंटी को हम मौसी भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे 4 शब्द दिए गए हैं
जिसमें हमसे कहा गया है कि 3 किसी तरह से समान है और एक उनमें से भिन्न है, वही शब्द हमको चुनना है। तो 4 जो शब्द दिए हुए हैं वो है, पहला ब्लैक बोर्ड, फिर दिया हुआ है स्टेशनरी, फिर दिया हुआ है डस्टर और दिया हुआ है चाक। तो स्टेशनरी एक बहुत जनरल टर्म है जिसमें स्टेशनरी के सभी आइटम्स आ जाते हैं, पढ़ाई लिखाई से संबंधित, पाठ्यक्रम से संबंधित वस्तुएं आ जाती हैं। और ब्लैक बोर्ड, डस्टर और चाक स्टेशनरी के टाइप हैं। तो स्टेशनरी में और भी फिर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे पेन, ये स्टेशनरी है। स्टेशनरी का अगर एक गोला बना लें तो एक सर्कल बना रहे हैं, तो इसमें ब्लैक बोर्ड भी आ जाएगा, डस्टर भी आ जाएगा, चाक भी आ जाएगा, पेन भी आ जाएगा, पेंसिल भी आ जाएगी। तो स्टेशनरी, बाकी के 3 ऑप्शन जो हैं 1, 2 और 3 स्टेशनरी के टाइप है, लेकिन स्टेशनरी एक बहुत बड़ी टर्म है, इन स्टेशनरी कोई आइटम से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा इस प्रश्न का, स्टेशनरी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर से नंबर सीरीज का एक सवाल दिया हुआ है जिसमें हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। कौन कौन से अंक दिए हुए हैं, कौन कौन सी संख्याएं दी हुई हैं? 8, 13, 23, 43, फिर दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, फिर दिया हुआ है 163 और फिर दिया हुआ है 323। तो अगर इन संख्याओं के बीच का अंतर देखें तो क्या है? 8 से 5 का अंतर कितना होता है? 8 से 13 का अंतर होता है 5 का। 13 से 23 का अंतर होता है 10 का। 23 से लेके 43 कितना अंतर हुआ? ये हुआ 20 का अंतर। तो ये किस प्रकार से संख्याएं आगे बढ़ रही हैं? पहले 5 का अंतर था, फिर 10 का अंतर हुआ, फिर 20 का अंतर हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक कितने का अंतर हो जाएगा? 40 का अंतर हो जाएगा। तो 43 में अगर हम 40 जोड़ दें तो कौन सी संख्या प्राप्त होती है? 63 प्राप्त होती है, 83 प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे भी अगर हम देखें तो 63 में अगर हम 80 जोड़ दें, 83 में अगर हम 80 जोड़ दें तो हमको मिलता है 163, 163, और 163 में अगर हम 160 जोड़ दें तो 323 मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे कहा गया है कुल रुपये 1012 रुपये विराट, केतन और रोहन के बीच में 6:9:8 के अनुपात में बांटे जाने हैं। रोहन को कितने रुपए मिलेंगे ये ज्ञात करना है। काफ़ी ज़्यादा सरल सवाल है। अब अगर हम देखें तो क्या कहा गया है? विराट, केतन और रोहन, इनके बीच में क्या अनुपात है? इनके बीच में 6:9:8 इस प्रकार से ये रुपये बांटे जाते हैं। तो मान लेते हैं कि इनको इंडिविजुअली कितने पैसे मिलते हैं। मान लेते हैं विराट को मिलते हैं 6x, केतन को मिलते हैं 9x और रोहन को मिलते हैं 8x। तो तीनों को कितने रुपए मिलते हैं? 1012। मतलब v प्लस k प्लस r बराबर कितना है? कितने रुपए हैं? 1012 रुपये हैं। तो v का मान कितना है? 6x। केतन को कितने मिलते हैं? 9x। और रोहन को कितने मिलते हैं? 8x बराबर 1012। इनको अगर जोड़ दें तो 6 और 9 15 और 8 23, 23x बराबर 1012। तो x बराबर 1012 बटे 23। इसको अगर हम काट दें तो हमको क्या मिलता है? x का मान हमको क्या मिलता है? 23 एकम 23, ये 4 बार कट जाएगा तो 23 92 हो जाता है, फिर बचते हैं 9 और फिर ये 4 बार कट जाएगा तो x का मान हमको मिल जाता है 44। x बराबर 44। रोहन को कितने पैसे मिलते हैं? रोहन को मिलते हैं 8x। तो मतलब 8 गुणित 44, इसका 8 में गुणा कर देते हैं तो 8 चौक 32 और 8 चौक 32 की 2 हासिल क्या आए? 3 और 8 चौक 32 और 3 35, 352। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे कहा गया है एक आदमी एक काम को 30 घंटे में कर सकता है। यदि वह अपने बेटे के साथ कार्य करता है तो वही कार्य 20 घंटे में समाप्त हो जाता है। अगर बेटा अकेले उस कार्य को करेगा तो वो कितने दिन में कार्य करेगा, ये हमको ज्ञात करना है। मान लेते हैं आदमी को हम बोलते हैं फादर कितने टाइम में काम कर रहा है? 30 घंटे में काम कर रहा है। और अगर फादर प्लस सन मिल के काम कर रहे हैं तो कितने टाइम में कर रहे हैं? 20 घंटे में कर लेते हैं। तो इन दोनों का अगर हम एलसीएम निकालें तो हमें कुल वर्क मिल जाएगा, टोटल वर्क मिल जाएगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 20 और 30 का एलसीएम, 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है? 60। तो फादर की वर्क एफिशिएंसी कितनी हो गई?
वो 60 यूनिट कार्य, मान लेते हैं ये यूनिट है, तो 60 यूनिट कार्य कितने घंटे में कर रहा है? 30 घंटे में। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 2 यूनिट। और अगर दोनों मिलके करते हैं, फादर प्लस सन अगर मिलके करते हैं, तो वो कितने में करते हैं? वो उनकी वर्क एफिशिएंसी क्या है? 60/20 मतलब 3 यूनिट। अब हमसे क्या कहा गया है कि अगर बेटा अकेला करेगा तो कितनी हो जाएगी? फादर की एफिशिएंसी है 2 और फादर और सन की एफिशिएंसी है 3। अगर सन अकेले की एफिशिएंसी हमको मिल जाएगी तो हम कितने टाइम में वो क्या करेगा ये ज्ञात कर लेंगे। तो एफ का मान है 2, तो यहाँ पे अगर मैं 2 लिख दूँ तो 2 प्लस एस बराबर 3, तो एस का मान कितना आ जाएगा? 1। तो सन की एफिशिएंसी कितनी हो गई? सन की एफिशिएंसी हो गई 1 यूनिट। अब टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क है 60 यूनिट। और सन की एफिशिएंसी कितनी है? सन की एफिशिएंसी 1 यूनिट की, तो कितना टाइम लगाएगा? सन्स टाइम कितना हो जाएगा? टोटल वर्क मतलब 60 और उसकी एफिशिएंसी वो कितनी? 1। तो 60 में 1 का भाग देने पे 60 ही मिलता है। तो 60 घंटे में बेटा अकेला उस कार्य को कर सकता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। थैंक यू।